हेलो, मैं चंदन माइती आप लोगों का करंट मुद्दे में स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री के टॉप 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे थे, उसी तरीके से ये पॉलिटी के टॉप 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आप बस इन 100 रिपीटेड क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका लगभग 80 से 90% अपने आप ही कवर हो जाएगा और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे CGL, CHSL और उसके बाद ग्रुप डी में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक, तो इसका आंसर सबको ही पता है, जो जिन्होंने पहली बार भी स्टार्ट करा है उनको भी इसका आंसर पता रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कौन थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जैसे पहला फैक्ट्स ये है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका जो मतलब अपॉइंटमेंट कब हुआ था, कब इस ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट करा गया था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए इस तरीके की 13 कमेटी का गठन किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आने वाले एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकता है कि कितनी कमेटियों का गठन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। 13 कमेटियों का गठन किया गया था, 13 कमेटी सेटअप करी गई थी, जिसमें से एक जो थी वो हमारी कौन सी कमेटी थी, क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। क्लियर है। तो अगर मैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब समझूं कि इस ड्राफ्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ड्राफ्ट का मतलब एक सिंपल सा है कि ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे क्या होता है, कुछ लिखा जाता है जिसको आगे चलकर चेंज किया जा सकता है, इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। मतलब ये है कि इस पे जो भी लिख दिया गया है वो फाइनल नहीं होता, उसको आगे चलकर मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार करा गया, किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसमें कई सारी डिस्कशन चली और कई सारी डिस्कशन चलने के बाद क्या हो गया, फाइनली एक हमारा क्या हो गया, एक फ्रेम तैयार हुआ, जिसको बाद में जाकर क्या होता है, पब्लिक को दे दिया जाता है उनकी ओपिनियन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। तो 7 मेंबर्स आपको उतना जानना नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप उनके बारे में जान लीजिए, जो क्या है, इसके चेयरमैन थे। 29 अगस्त 1947 को ये अपॉइंट हुआ था और 30 अगस्त 1947 को क्या हुआ, वहाँ पर वोट हुए, जिसमें क्या हो गया, BR अंबेडकर को चुना गया। किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम DPSP भी कहते हैं। मतलब कह रहा है कि कौन से देश से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने DPSP का जो आइडिया है उसको क्या करा है, बोरो करा है या वहाँ से लिया है। तो कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। क्लियर है। ठीक, तो अब देखो मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ली गई है। मैं इसमें आपको कुछ मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, USA से भी पूछता है। मैंने इसके अंदर एक छोटी सी आपको ट्रिक दे रखी है, ये ट्रिक मैंने भी कहीं पढ़ी थी, तो आप इस ट्रिक को फॉलो अगर करते हैं तो आपको याद रहेगा। जैसे इसके अंदर है, सिन बी इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर सिन से क्या है, सिन का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप, और बी का मतलब है बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड में जो सी है इसका मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ कैग, और यहाँ पर ये जो लॉ है, लॉ का मतलब है लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि जैसे एक होती है सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है डुअल सिटीजनशिप। किसी किसी कंट्री में ऐसा होता है कि अगर आपको उस कंट्री के अलावा भी दूसरी कंट्री में सिटीजनशिप, वहाँ की नागरिकता लेनी है तो वो कंट्री क्या करती है, अलाउ करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप किसी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते।
क्लियर है। फिर उसके बाद आता है बाई। बाई का मतलब होता है बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे जिसमें से एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा और दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं लोकसभा। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइडेड है इसी को हम कहते हैं बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो कैग वाला पार्ट है, ऑफिस ऑफ कैग या कैग का जो पार्ट है वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ बनाने का जो प्रोसीजर्स है, मतलब किस तरह कोई नया लॉ बनाया जाएगा या किस तरह कोई रूल इम्प्लीमेंट होगा या बनाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन में यही चार चीज़ें पूछता है जनरली, कि सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर कैग या फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से बोरो किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दो तीन एग्जाम छोड़ छोड़ के आप देखोगे ये क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो इसकी एक ट्रिक है, प्रेस नीड्स फंड फॉर रीडरशिप प्रोग्राम विद वाइस प्रेसिडेंट्स एंड जजेस। देखो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, प्रेस का मतलब है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, या तो प्रेसिडेंट की बात करो या फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करो, तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो कैसे काम करेगा, ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारे अधिकार्स हैं उनको हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद आता है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, ये प्रीएम्बल भी यूएसए से लिया गया है। तो अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूँ, ये प्रीएम्बल होता क्या है, देखो ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की बात करें तो ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फ्रेमर्स थे, जिन्होंने इसे बनाया, उनका इंटेंशन क्या था, इसको क्रिएट करने के पीछे हिस्ट्री क्या थी, इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है नेशन के लिए, ये सारा ही क्या होता है, मतलब इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। और यही क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी पूछता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को ही क्या कहा जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जजेस, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे जजेस, तो जज में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, कहने का मतलब क्या है, जो जुडिशियरी वाला पार्ट है उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, कि वो क्या है, वो सबसे फ्री होकर क्या करेगा, न्याय करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में और दो है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आयरलैंड और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैनेडा। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आयरलैंड की बात करते हैं तो इसमें ट्रिक है, एलए's डीपी इज नंबर 1, मतलब एलए के डीपी क्या है, नंबर 1 है। तो एलए में क्या है, एलए का मीन्स यहाँ पर क्या है, इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्शन में चुनने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने आयरलैंड से लिया है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी कि ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ डीपीएसपी की, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी का एक सिंपल सा एम होता है, इसका काम है हमारे इंडिया को या हमारे भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, या फिर जिसे हम कहते हैं जन कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या कहलाता है, डीपीएसपी, इसका क्या है, एम है, ठीक। उसके बाद क्या है, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, मतलब राज्यसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट जो होता है जिनका नॉमिनेशन करता है। ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैनेडा, कनाडा से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कैन, आई नो, फेड, एड, रेज। कैन का मतलब यहाँ पर क्या है, कनाडा, मतलब कनाडा से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। फेड का मतलब होता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये क्या चीज़ है,
इसका अगर हम छोटे से में समझना चाहें, ये क्या है, जैसे मान लो कुछ क्या होती हैं, कुछ पावर्स तो होती हैं, जैसे मतलब जैसे मान लो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है, तो वो पार्शियली स्टेट्स के थ्रू या कुछ प्रोविंसेस के थ्रू चल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो अंडर कंट्रोल है किसके, सेंटर के। मतलब एक बड़ा सेंटर है जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर में स्टेट है जो क्या कर रही है, पार्शियली अपनी जो पॉलिटिकल एंटिटी है उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब उसके आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन है वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद क्या है, रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर। अब ये क्या चीज़ है, रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है ये कुछ ऐसी पावर है जिनको ना तो क्लियरली मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, और ना ही क्लियरली किसी भी गवर्नमेंट के पार्ट को दिया गया है। तो ऐसी जो पावर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेसिडुअरी पावर कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सुप्रीम कोर्ट्स एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन या रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच राइट हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स 44th अमेंडमेंट एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा राइट है जिसको रिमूव करा गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट और उसे कन्वर्ट कर दिया गया है एक सिंपल लीगल राइट में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें क्या क्या जानना है आपको। सबसे पहली बात, ये जो पार्ट था, ठीक है, ये लेकर कौन आया था, मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक्ट जो था इसको लेकर कौन आया था, इसको लेकर आए थे 1948 में। कौन लाई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जो क्या है एक 44th अमेंडमेंट। मतलब जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसी के अंदर ये भी आया था कि अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट में से क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको हटाकर उसको अब एक क्या कर देंगे, लीगल राइट कर देंगे। ठीक है, जो किसके अंदर आया था, 44th अमेंडमेंट में आया था। और ये कब आया था, 1948 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब इसको एक सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट करा गया, तो ये कौन से आर्टिकल में रखा गया, ये 300A या 300A आर्टिकल में रखा गया। तो ये भी पूछ सकता है कि जब फंडामेंटल राइट से जो प्रॉपर्टी वाला एक्ट है, प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, उसको जब निकाल कर सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट करा गया तो वो कौन से आर्टिकल में रखा गया या कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 300A में मेंशन है। अब हम जानते हैं कि 44th अमेंडमेंट में और क्या क्या चेंजेस हुए थे। इसके अंदर एक पार्ट था जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसको बदल कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो पहले क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन था किस चीज़ में, जैसे जब क्या होता है कि कोई नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगती थी तो उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड मेंशन था, उसको हटा करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। कि मतलब अगर कोई हथियार वगैरह उठाकर विद्रोह चलता है उस केस में हम क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। ठीक है, और क्या कहा गया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है जब इंडिया में या इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी तरीके का वॉर, युद्ध या बाहर से किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर अंदर आर्म्ड रेबेलियन होने की संभावना हो। तो कैबिनेट के रिटर्न एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा। ठीक है, अब और क्या क्या इसमें आया था, इसमें एक चीज़ और आई थी कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास एटलीस्ट 51% की मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो, जो आर्टिकल 368 में मेंशन है। तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो आपको कम से कम 51% का क्या चाहिए, वोट चाहिए, या 51% ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज डज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज। कह रहा है कि
कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A में, जो क्या करती है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, स्पेसिफाई करती है। तो पार्ट 4A में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये आपको याद रखना है कि पार्ट 4A में कितनी मतलब कितने स्पेसिफाइड हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 स्पेसिफाइड है। पहली बात तो ये। अब और क्या क्या आपको याद रखना है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से पार्ट में मेंशन है, तो ये पार्ट 4A में मेंशन है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 51A में मेंशन है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कब ऐड किए गए थे, जब 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्ट करे गए थे। तो यहीं से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड करे गए थे, 42 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करे गए थे। अब ये पूछ सकता है कि ये 42 अमेंडमेंट एक्ट जो था ये कब आया, ये 1976 में आया था। ठीक है, वो पिछले वाला जो है उसमें एक चीज़ यहाँ रह गई, एक मिनट, ये 1948 नहीं है, ये 1978 होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो इसमें आगे देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन कर रखी है। जैसे एक है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है और जो एंथम होता है उसका हम हमेशा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो क्या करती है, हमें ये बताती है कि हमें इन चीज़ों का पालन करना है। ठीक है, जिसमें से क्या है, जैसे सोवर्जिनिटी हो गई, यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब हमारी इंडिया की जो एकता है उसको बनाए रखना है, या फिर इंडिया का जो मतलब क्या कहते हैं, जो पावर है, साम्राज्य है, उसको बना के रखना है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, 3 वर्ड हैं, और कभी कभार इन 3 वर्ड में कोई चौथा वर्ड पूछ लेता है और कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये 3 पता होनी चाहिए कि सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है। उसके बाद जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या बताया गया है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के बीच में होंगे उनको क्या मिलेगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये कौन सा एक्ट है, ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये कौन से एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब ये ऐड हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट कौन से सन में आया था, ये 2002 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है, इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। मतलब कह रहा है कि पार्लियामेंट में कौन फाइनल डिसीजन लेता है कि एक बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। तो ये कौन लेता है, स्पीकर लेता है। ठीक, तो सबसे पहले मनी बिल की अगर हम बात करते हैं कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये बहुत बार आता है कि मनी बिल कौन सा आर्टिकल है, मनी बिल आर्टिकल 110 है। अब कब हम किसी बिल को मनी बिल कहेंगे, कब कहते हैं, अब जैसे मान लो कोई टैक्स है, ठीक है, उस टैक्स को किसी चीज़ पे लगाया जाए या फिर किसी चीज़ से हटाया जाए उस टैक्स को, या फिर किसी टैक्स को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में जो बिल होता है उसको हम मनी बिल कहते हैं। ठीक, या फिर आप क्या करो, आप सपोज मान लो किसी भी फंड से, जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड हो गया या कंटीजेंसी फंड हो गया, इन फंड से अगर आप पैसा उधार लेते हो या इसके अंदर डिपॉजिट करते हो, तो वो जो बिल होता है उस टाइम पर भी वो बिल क्या कहलाता है, मनी बिल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम किसके, कॉन्सोलिडेटेड फंड कि ये फंड होता क्या है। कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है ये क्या है, ये इंडिया का रेवेन्यू अकाउंट है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गए, सेंट्रल एक्साइज हो गए, यहाँ से जो भी रेवेन्यू आता है वो इस कॉन्सोलिडेटेड फंड में क्या होता है, जमा किया जाता है। ठीक है, और या फिर जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट ने किसी बाहर की गवर्नमेंट से कुछ लोन लिया है या किसी ट्रेजरी बिल से पैसा निकाला है, तो वो जो पैसा होता है, वो जो मनी होता है, वो किस में जमा किया जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड में जमा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंटिजेंसी फंड। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होता है, ये एक इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि जैसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस फंड का यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई मतलब आपातकालीन कुछ किसी जगह पर बहुत तगड़ा भूकंप आ गया
या बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई, तो उस केस में जो फंड यूज़ किया जाता है वो इसी कॉन्टेंजेंसी फंड से यूज़ किया जाता है। तो इन फंड से पैसा निकालना या इसके अंदर डिपॉजिट करना भी क्या कहलाता है, मनी बिल कहलाएगा। लेकिन फाइनली ये स्पीकर के हाथ में होता है कि वो इस बिल को मनी बिल मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि स्पीकर जो है उसका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में स्पीकर को मेंशन किया गया है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आर्टिकल 93 के अंदर क्या करा गया है, मेंशन किया गया है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे आपने मनी बिल तो पढ़ा, आपको फाइनेंस बिल का भी पता होना चाहिए कि फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल जो होता है ये जो होता है 117 नंबर का आर्टिकल है। क्लियर है, और जो मनी बिल है 110 नंबर का आर्टिकल है। मनी बिल में एक दो चीज़ आप और याद रखना कि मनी बिल में क्या होता है, कोई भी जॉइंट सेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। मनी बिल जो होता है जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट इसे होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, स्पीकर की जैसे मैंने बात करी, तो मैं स्पीकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलते हैं उन्हें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो स्पीकर है वो जो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, वो आर्टिकल 90 थ्रू में स्पीकर जो है उसका मेंशन किया गया है। ठीक है, स्पीकर के बारे में बताया गया है और डिप्टी स्पीकर के बारे में ही बताया गया है, डिप्टी स्पीकर के बारे में। अब जैसे स्पीकर, ये क्वेश्चन भी आता है कि स्पीकर अपना रिज़ाइन किसे देता है, स्पीकर अपना रिज़ाइन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है। ठीक है, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड, अगर हम स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस देखें तो स्पीकर को सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किया जाता है बाय द 14 डेज अर्लियर नोटिस, मतलब उसे 15 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, एक अर्लियर नोटिस देना पड़ेगा और राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू स्पीकर को निकाला जा सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो कास्ट वोट जो होता है वो दे सकता है। अब ये कास्ट वोट क्या होता है, जैसे मान लो दो पार्टी है, दो पार्टी में क्या है, इक्वल वोट्स है। मान लो 101 बंदों की पार्टी है जिसमें से 50 इस पार्टी के पास में है, 50 इस पार्टी के पास में, तो ये क्या हो गया, टाई कंडीशन हो गई। तो इसमें एक जो वोट है वो डिसाइड करेगा कि पार्टी कौन सी जीतेगी। तो जब भी इक्वल वोट से क्या होता है, ड्रॉ मैच हो जाता है, उस टाइम पर ये जो स्पीकर है इसके हाथ में पावर होती है कि ये अपना वोट जिस पार्टी को देना चाहे उसको दे देगा और जिसको भी ये देगा वो पार्टी क्या होगी, जीत जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि ये और क्या कर सकता है। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनको अपॉइंट कर सकता है। ही अलाउज मेंबर टू स्पीक, मतलब जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको कहने के लिए भी ये क्या करता है, पावर देता है, अलाउ करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हु अलाउज मेंबर्स टू स्पीक, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब उसके बाद ही अलॉट्स द सीट टू मेंबर्स। एनी बिल इज मनी बिल, ये हमने देख लिया, कोई सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये फाइनली किसके हाथ में होगा, स्पीकर के हाथ में होगा। अब एक क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके बारे में हम कभी अच्छे से जानेंगे, इसको मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून क्या है कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोग राजनीतिक लाभ के चक्कर में, ठीक है, या फिर अपनी गद्दी के चक्कर में क्या करते थे ना, पार्टी चेंज कर लेते थे बार बार। तो बार बार पार्टी चेंज करते थे, तो ये तो गलत बात है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही एक लॉ लाया गया था जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, और क्या है, जो स्पीकर होता है ये अलाउ करता है कि मेंबर जो है वो बोल पाएगा इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। क्लियर है, ठीक। चलिए आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है, हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस बनाते हैं हर मंथ की, और एग्ज़ाम रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह अपडेट करते रहते हैं। तो आप उसको हमारे चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो हमने पीपीटी बनाई है जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।